हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेके आए हैं, जैसे बीजगणित से संबंधित सूत्र, व्यास से संबंधित सूत्र, जो आपके हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं, कक्षा आठवीं, नौवीं, 10वीं और बड़ी बड़ी क्लासों में इनका उपयोग होता है। तो आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं बीजगणितीय सूत्र। बीजगणित सूत्र नंबर 1 दिया हुआ है आपको। नंबर 1 दिया है एक्स धन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स धन बी बराबर क्या होता है, एक्स वर्ग धन कोष्टक के अंदर ए धन बी गुणित एक्स धन ए बी। तो एक्स पहला सूत्र क्या हो गया अपना, एक्स धन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स धन बी बराबर क्या होता है, एक्स का वर्ग धन कोष्टक में ए धन बी, फिर कोष्टक बंद गुणित एक्स धन ए गुणित बी। तो ये आपका बीजगणित का पहला सूत्र हो गया। अब इसी का दूसरा सूत्र देखिए क्या दिया है। दूसरा सूत्र दिया ए धन बी पूरे का वर्ग। क्या दिया, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। यदि आपको कहीं पे भी आता है कि किसी फिल इन द ब्लैंक में पूछता है, खालिस्तान में पूछता है कि ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, या इसको घुमा के पूछ लेता है कि तीसरा नंबर सूत्र बनाएं जो ए वर्ग धन बी वर्ग बराबर, तो ए धन बी पूरे का वर्ग ऋण 2ab। तो देखिए दूसरा सूत्र को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। फिर इसका तीसरा सूत्र क्या है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है, कोष्टक के अंदर ए धन बी पूरे का वर्ग ऋण 2ab। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा सूत्र क्या दिया है, ए ऋण बी पूरे का वर्ग, ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। यदि आपको धन वाला सूत्र है, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, और ऋण में क्या आएगा, ए ऋण बी पूरे का वर्ग में ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। तो ये दो सूत्र, इस प्रकार से 4 सूत्र हुए। अगला सूत्र जो अधिकतर यूज़ होता है हर जगह, वो है 5वां नंबर सूत्र। देखिए ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में ए धन बी, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। तो 5वां सूत्र क्या होगा, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में ए धन बी, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। तो इसके बाद नेक्स्ट सूत्र देखिए, ए धन बी पूरे की घात 3। अभी तक हम वर्ग वाले देखे थे, अब कौन सा आ गया, पूरे की घात 3। पूरे की घात 3 का सूत्र क्या होता है, तो ए धन बी पूरे की घात 3 बराबर ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3ab, और कोष्टक के अंदर ए धन बी। ए धन बी पूरे की घात 3 का सूत्र क्या हुआ, ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3ab गुणित कोष्टक में ए धन बी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगला, ए की घात 3 धन बी की घात 3 का सूत्र क्या होगा, ए की घात 3 धन बी की घात 3 का सूत्र होगा कोष्टक में ए धन बी पूरे की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में ए धन बी। ए की घात 3 धन बी की घात 3 बरा का सूत्र क्या होगा, ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर ए धन बी पूरे की घात 3 ऋण 3ab गुणित कोष्टक में ए धन बी। ये धन वाले थे। अब इसी का एक ऋण वाला सूत्र बना, ए ऋण बी पूरे की घात 3, ए ऋण बी पूरे की घात 3 बराबर क्या होता है, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3ab और कोष्टक में ए ऋण बी। देखिए इसमें ए धन बी पूरे की घात 3 वाले में सब में धन का चिन्ह आया है, और ए ऋण बी पूरे की घात 3 में सब में क्या चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह। इसी प्रकार देखिए इसका 9वां सूत्र बनाया है हमने, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बराबर ए ऋण बी पूरे की घात 3 धन 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। अगला सूत्र एक और बना है, क्या है, ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी पूरे का वर्ग का सूत्र क्या बनेगा, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2 कोष्टक में ए बी धन बी सी धन सी है। इस प्रकार बीजगणित के ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। एक बार इनको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं स्पीड के साथ। पहला सूत्र हो गया आपका एक्स धन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स धन बी बराबर क्या होता है, एक्स का वर्ग धन कोष्टक में ए धन बी कोष्टक बंद गुणित एक्स धन ए बी। दूसरा सूत्र क्या है, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग
ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। तीसरा सूत्र ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए धन बी पूरे का वर्ग ऋण 2ab। फिर अगला सूत्र है ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होता है, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर एक कोष्टक में ए धन बी, एक दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। अगला देखिए 6वां नंबर का सूत्र क्या है, ए धन बी पूरी घात 3 बराबर क्या है, 6वां सूत्र है ए धन बी पूरी घात 3 बराबर ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3ab गुणित कोष्टक में ए धन बी। फिर अगला सूत्र देखिए 7वें नंबर का, ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर कोष्टक में ए धन बी पूरी घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में ए धन बी। फिर अगला सूत्र है ए ऋण बी पूरी घात 3 बराबर होता है ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। नेक्स्ट देखिए 9वां सूत्र, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बराबर कोष्टक में ए ऋण बी पूरी घात 3 धन 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। अगला 10वां सूत्र है आपका ए धन बी धन सी पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2 कोष्टक में ए बी धन बी सी धन सी ए कोष्टक बंद। इस प्रकार से बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कुछ और गणित से संबंधित है, घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं, तो घातांक नियम के कुछ सूत्र हैं, उनको देख लीजिए। पहला सूत्र दिया है ए की घात m गुणित ए की घात n। देखिए यहाँ पे आधार क्या है, इसमें a और घात क्या है m। यहाँ पे आधार क्या है a और घात क्या है। यदि आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n। दूसरा सूत्र देखिए, अब यहाँ पे भी आधार समान है दोनों के, लेकिन इकाई में भाग में, तो ए की घात m भागित ए की घात n बराबर क्या होगा, ए की घात m ऋण n। यानी कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। दूसरे सूत्र में भाग है इसलिए इसमें घातें क्या हो रही हैं, घट रही हैं। आधार वही रहेगा a और घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब देखिए इसी का तीसरा नंबर सूत्र है आपका ए की घात m और पूरे की घात n। जब घात की घात रहती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो ये हो जाएगा ए की घात m गुणित n। इसका चौथा नंबर देखिए, ए की घात m गुणित b की घात m। अब यहाँ पे आधार अलग अलग है और घातें कैसी हैं, समान। तो आधारों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कैसे, a गुणित b पूरे की घात m। फिर देखिए यहाँ a की घात m भागित b की घात m। आधार असमान है तो क्या हो जाएगा, और घातें समान है। आधार असमान है और घातें समान है तो ये हो जाएगा a बटे b पूरे की घात m। फिर इसमें 6वां नंबर सूत्र दिया है a की घात 0 बराबर 1। जब किसी भी आधार इसकी घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसी से संबंधित कुछ बट्टा से संबंधित सूत्र हैं। बट्टा ज्ञात करना है आपको यदि, तो इसका नंबर 1 सूत्र बट्टा ज्ञात करना। तो अंकित मूल्य जो होता है, जो अंकित मूल्य क्या होता है, जो किसी पुस्तक या कॉपी में जो मूल्य लिखा रहता है वो अंकित मूल्य होता है। उसमें से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, बट्टा। तो बट्टा ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। फिर अगला देखिए दूसरा नंबर, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटा दीजिए। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे। तीसरा सूत्र है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुणित 100। बट्टा प्रतिशत निकालना तो उसका सूत्र क्या होगा, बट्टा भागित अंकित मूल्य गुणित 100। इसके बाद चौथा अंकित मूल्य निकालना तो 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण बट्टा प्रतिशत। और विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना तो ये हो गया, और विक्रय मूल्य निकालना तो अंकित मूल्य गुणित 1 ऋण बट्टा प्रतिशत भागित 100। इस प्रकार से ये बट्टा वाले और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य वाले सूत्र हो गए, घातांकी सूत्र हो गए। इसके बाद देखिए आगे कुछ और सूत्र आपको हम बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब ये कुछ संख्याओं के प्रकार हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पहली संख्या दिया प्राकृतिक संख्या या इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसका संकेत n होता है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5।
ये क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार 6, 7, 8, 9 यानी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। अब उसका दूसरा नंबर दिया सम संख्या। तो हम उससे पहले प्राकृत संख्या से पहले आपको ये पूर्ण संख्या बता देते हैं। जो 5 नंबर पे पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक चले जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार जाती हैं अनंत तक, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जो शून्य से 1, 2, 3, 4 से इधर अनंत तक जाती हैं और इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 से लेकर अनंत तक जाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो आपको पहले हमने बताया प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे एक और संख्या आ गया दूसरे नंबर पे सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं? वह संख्या है जिसमें 2 का भाग चले जाता है, वह सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कौन सी कहलाती हैं? जिनमें 2 का भाग पूरे बार चले जाता है, सम संख्या कहलाती हैं। और इसका तीसरा नंबर दिया विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होंगी? जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, वह विषम संख्याएँ होती हैं। तो सम संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 का भाग पूरे बार चले जाता है जिस संख्या में, वो कौन सी होती है? सम संख्या। और विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। पूर्णांक संख्या बता दी थे, पूर्ण संख्या बता दी। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या वह होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जिनके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 से अधिक होते हैं, वह भाज्य संख्या। जैसे 4 के गुणनखंड क्या हो गए? देखिए 4 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 4 के गुणनखंड टूटा 1, 2 और 4। तो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 6 के भी देख लीजिए। 6 के क्या टूटेंगे? 1, 2, 3 और उसके बाद स्वयं 6। तो इस प्रकार से ये 2 से अधिक गुणनखंड टूट रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। इसलिए क्या कहलाएंगी? ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब उसके बाद जैसे अब 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, तो ये इनके गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड टूट रहे हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके ओनली 2 गुणनखंड टूटते हैं, 1 और स्वयं संख्या। जैसे 2 के गुणनखंड क्या टूटेंगे हमारे? देख लीजिए 2 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 1 और 2। तो जिसमें 1 और 2 ही गुणनखंड है, जिसमें क्या हो रहा? 1 और स्वयं संख्या। तो वो कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। कौन संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 3 का भी देख सकते हैं आप। तो 3 के गुणनखंड टूटेंगे 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 5, यानी कि इनके 2 ही गुणनखंड टूट रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और भाज्य संख्या कौन सी कहलाती हैं? भाज्य संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड टूटते हैं। तो इस प्रकार भाज्य और अभाज्य संख्या हो गई। सभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सभाज्य संख्या 5, 7, 2, 3 ये क्या कहलाती हैं? सभाज्य संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या जिसे जिन संख्याओं को P/Q के रूप में या अंशभागित हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कर्णी 4 एक परिमेय संख्या है, जिसे क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 7/5, 2/3, 3 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कर्णी 5, कर्णी 7, कर्णी 11, कर्णी 13 अपरिमेय संख्या। अब देखिए साधारण ब्याज के कुछ मुख्य सूत्र हैं। जैसे ब्याज ज्ञात करना है तो उसके क्या सूत्र हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। यदि साधारण ब्याज ज्ञात करना तो क्या सूत्र लगेगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। यदि ब्याज दर ज्ञात करना है तो ब्याज दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। यदि आपको दर ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? साधारण ब्याज में 100 का गुणा कर देंगे और भागित मूलधन गुणित समय। और यदि समय ज्ञात करना है तो ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। यदि समय हमें ज्ञात करना है, समय का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। और मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। मूलधन ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। और यदि मिश्र धन ज्ञात करना है तो आपको मूलधन
में ब्याज को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, मिश्र धन। इस प्रकार साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको बताया। यहाँ पे पहला सूत्र बताया साधारण ब्याज का मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। दूसरा सूत्र है दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तीसरा सूत्र है समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। और मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। और मिश्र धन यदि हमें, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। जब यदि मूलधन और हमको ब्याज मालूम है तो हम इसको इस प्रकार से ब्याज ओ मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या होगा, साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे कैसे ज्ञात करना है। अब हम आपको आगे यहाँ पे कुछ आकार बता रहे हैं, आकृतियों के बारे में बताएंगे। आकृति क्या होती हैं। हमारे पास सबसे पहले ये आकृति दी है, क्या है, वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। वर्ग की परिभाषा क्या होगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। वर्ग का परिमाप यानी कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 4a। और वर्ग का क्षेत्रफल a का वर्ग। तो इस प्रकार से एक आकृति हमने वर्ग देखे। वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हो गई, जिसकी वर्ग में कितनी भुजा होती हैं, 4 भुजा होती है। और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। वर्ग में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और वर्ग में शीर्ष भी कितने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से पहली आकृति हमने वर्ग देखे। दूसरी आकृति हमारे पास आ रही आयत। आयत की पहचान ये है कि आयत की परिभाषा क्या होगी, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। और इंग्लिश में उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के, 90 अंश के होते हैं। इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं। तो दूसरी आकृति हमने क्या देखे, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। या परिमाप ज्ञात करना है, चाहे आयत हो या वर्ग हो, चारों भुजाओं का योग कर दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, उसका परिमाप मालूम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए तीसरी आकृति आ रही त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, 3। त्रिभुज इसे ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगली आकृति आती है शंकु। शंकु किसकी आकृति कैसे दिख रही है, शंकु की जो आकृति दिख रही है वो है एक टोपी की जैसे दिख रही है। ये यहाँ पे देखिए इसका आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और यहाँ पे क्या क्या रहते हैं, इसमें शंकु में हमको एक व्यास होता है, एक त्रिज्या होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई तिरछी वाली, और एक ऊंचाई होती है। तो शंकु के सूत्र भी बनते हैं। जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया, πr_l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया, πr कोष्ठक में r धन l। और शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 πr वर्ग h। इस प्रकार से शंकु यानी से इंग्लिश में कोण कहते हैं। अगली आकृति आती है बेलनाकार पाइप की जैसे दिख रही है, इसे सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में। इसमें भी क्या होता है, ऊंचाई होती है और ऊपर भी वृत्त होता है और नीचे भी वृत्त होता है। तो इसमें हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, व्यास होता है, ऊंचाई होती है। तो बेलन का, तो इसके भी सूत्र बनते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr कोष्ठक में r धन h। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr वर्ग h। इस प्रकार से हमने बेलन के बारे में देखे। अब इसके बाद आता है एक वृत्त यानी कि सर्कल जिसे कहते हैं। जो हम एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग h, πr का वर्ग। πr वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे घन यानी कि किससे बनता है, जिसे क्यूब कहते हैं। घन एक वर्ग से को जोड़ के बनाया जाता है घन। इसके प्रत्येक जो होते हैं वर्ग से बनता है। और इसके बाद जिसे क्यूब कहते हैं। इसके बाद आता है घनाभ, ये आयत से मिलकर बनता है, इसे क्यूबाइट कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपको ये कुछ आकृति आकार बताया, उनका परिचय दिए सामान्य रूप से। और आपको हमने मूलधन
समय, दर, ब्याज के सूत्र बताए और कुछ यहाँ पे आपको संख्याओं के बारे में बताया, जैसे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम, विषम, प्रकट संख्याओं के प्रकार बताए, बट्टा संबंधित कुछ सूत्र बताए और जो घातांकी नियम है उसके नियम को बताए। इस प्रकार से ये सूत्र आपके गणित में इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इनका आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनसे ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है बच्चों।